इंडिया जीके मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के जो बहाली आने वाली है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली दानिश सर को जो बुक है, इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। यह बुक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न, इसमें सारा पूरा प्रश्न दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कक्षा 1 से 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है, 1200 टोटल प्रश्न इस बुक में दिया हुआ है। हम लोग ज्योग्राफी प्रश्न देख रहे हैं। पिछले वीडियो आप हमारे अगर नहीं देखे हैं तो ज्योग्राफी का देख ले। अभी तक हम लोग 17 वीडियो पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों है। हम लोग हिस्ट्री देख चुके थे, अभी हम लोग ज्योग्राफी चला रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज हम लोग 271वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखेंगे। कल हम लोग 270 प्रश्न देख चुके थे। ज्योग्राफी का भी हम लोग सेशन चला रहे हैं। 271वां प्रश्न देखिए क्या पूछा था। कह रहा है कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात है। क्या कह रहा है? तो जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। आप हमारे पिछले वीडियो अगर नहीं देखें तो जा करके देख लें, वहाँ सारा वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं वीडियो आप लोगों को जब यहाँ पे डालूँ तो आप लोगों को सूचना समय अनुसार मिल जाए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, होगा तो यानी आंसर हो जाएगा यानी बढ़ता है। कि मैं आप लोगों को फिर से पढ़ करके बतला देते हैं प्रश्न क्या है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि होगा अनुपात, यहाँ पे क्या होता है? तो बढ़ता है। हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। याद रखिएगा, यानी जनसंख्या घटने से क्या होगा? तो मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 272वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है जनसंख्या घटेगी यदि, यहाँ प्रश्न आया था कि जनसंख्या घटेगी यदि होगा था जन, क्या लिखा हुआ है? तो जन्म दर और मृत्यु दर समान हो, जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होगा जन्म दर कम एवं मृत्यु दर अधिक हो, एक से अधिक, और यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर आप बताइएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्या आया था मैं फिर से आप लोगों को पढ़कर बतला देते हैं। जनसंख्या घटती है यदि, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक हो, तब क्या हो जाएगा? जनसंख्या घटेगी। आगे देख लेते हैं इसका समरी क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। हम लोग यहाँ तक 271वां प्रश्न से आज हम लोग चालू किए हैं ज्योग्राफी का। कुछ दिन बाद ज्योग्राफी का सेशन भी खत्म हो जाएगा। इसमें से 337 प्रश्न हम लोगों को पूरा करवाना है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न इस बुक में दिया हुआ है। जो ज्योग्राफी का 337 प्रश्न पूरा हो जाएगा। कुछ ही दिन में मैं ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, मैं पूरा 1200 प्रश्न क्लियर करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए हम लोग देख लेते इसका समरी क्या कह रहा है। कह रहा है कि सही उत्तर है जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। जब जन्म दर कम है, आगे देख लेते क्या कह रहा है, और मृत्यु दर अधिक हो तो नए व्यक्ति कम पैदा होंगे और अधिक जनसंख्या की मृत्यु होगी। इसमें समय के साथ जनसंख्या घट सकती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कृषि एवं पशुपालन, देखिए यहाँ पे टॉपिक चेंज हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि कृषि और पशुपालन से जितने भी प्रश्न आया है टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में, इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कृषि एवं पशुपालन से जो प्रश्न बन करके आया था क्वेश्चन, उसका हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। सुनहरा रेशा होगा था अभिप्राय है। क्या प्रश्न आया था? तो सुनहरा रेशा अभिप्राय है। चाय, कपास, पाटसन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? पटसन। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। सुनहरा रेशा जिसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर, याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न बन करके आता है। यानी कहने का मतलब है कि सुनहरा रेशा का अभिप्राय, जिस सुनहरा रेशा का मतलब होती है गोल्डन फाइबर का अभिप्राय पाटसन से है। याद रखिएगा, किट से पाटसन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में
जूट्स। पश्चिम बंगाल का भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। इसका प्रश्न बना करके बतला देते हैं कौन सा प्रश्न आने की संभावना है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि जूट उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा कौन सा भारत का राज्य है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। आगे आएगा क्वेश्चन कि सुनहरा रेशा के नाम से किसे जाना जाता है, तो पटसन को जाना जाता है, याद रखिएगा। सुनहरा रेशा को इंग्लिश में ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है और पटसन को ही क्या कहा जाता है, जूट, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 274वां प्रश्न देख लेते हैं। यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न इस बुक में दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है क्योंकि बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमारे चैनल पर बने रहे, मैं आप लोगों को पूरा 1200 कंप्लीट क्वेश्चन करवा दूंगा। बस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मैं सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोलता हूं कि मैं जो भी वीडियो डालूं तो पहले आपके पास सूचना प्राप्त हो जाए। चलिए हम लोग देख लेते क्या कह रहा है। बलूचिस्तान में क्या बोल रहा है कि बलूचिस्तान में चलबासी का तंबू होगा था कहा लाता है। क्या बोल रहा है कि बलूचिस्तान में चलबासी का तंबू कहा लाता है, क्या कहलाता है, तो किस हो गया था, किजसी को। आगे देख लेते क्या कह रहा है, क्लांग हो गया था, कलूफ, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12 2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, किजसी, क्या हो जाएगा, तो किजसी। प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं क्या प्रश्न है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहा जाता है किसको, तो किजसी को कहा जाता है। हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बलूचिस्तान में हो गया था चलवासी यानी खाना बदोश का तंबू किजसी कहलाता है, याद रखिएगा। बलूचिस्तान में चलवासी को ही क्या बोला जाता है, तो खाना बदोश एक तंबू को किजसी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे खाना बदोश के रूप में उन लोगों के रूप में हो गया था परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक की स्थान से रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान अपना जीवन हो गया था व्यतीत करता है, उसी को खाना बदोश कहते हैं। चलिए मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। क्या कह रहा है कि बलूचिस्तान में यानी चलवासी किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा खाना बदोश का ही नाम है चलवासी। उसी को तंबू को क्या कहा जाता है, तो किजसी कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि खाना बदोश का मतलब क्या होता है। खाना बदोश के मतलब होता है जो हर समय एक स्थान के रहने के बजाय होगा तक दूसरे स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी को खाना बदोश यानी चलवासी कहा जाता है। और चलवासी खाना बदोश के क्या कहला जाता है, तंबू को क्या कहा जाता है, तो किजसी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 275वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देख लेते क्या कह रहा है। स्थान क्या बोल रहा है, 275वां प्रश्न स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देशों के सही युग में है। यानी प्रश्न जो आया था कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम, एक तरफ नाम होगा और दूसरा देश का सही मिलान करना है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हो कहता है चेन्ना बांग्लादेश, बी में देख लेते हैं मिल्पा रेडेशिया मतलब जिम्बाब्वे। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, लंदांग मलेशिया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। और इसका पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यानी लंदन मलेशिया। आगे देख लेते हैं कौन सा है, तो लदांग कहाँ, तो मलेशिया में। यानी स्थानांतरणशील जो कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग में, यानी सही कौन सा हो जाएगा, तो लदांग, मतलब लदांग कहाँ, तो मलेशिया में, याद रखिएगा। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्थानांतरणशील अथवा झुम्मिंग कृषि, यानी आपके कहने का मतलब है कि स्थानांतरणशील को ही क्या बोला जाता है, तो झुम्मिंग कृषि। आगे देखिए हैं क्या कह रहा है कि को मलेशिया और होगा था जावा में होगा था लदांग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। यानी मलेशिया और जावा में लदांग के नाम से जाना जाता है, और श्रीलंका में चेत्रा के नाम से, मैक्सिको में मिल्पा और होगा था कोनून यानी कोमिले, और थाईलैंड में तमराई के, और म्यांमार में तुयांग कांगो के और मोशोन आदि के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं आप लोगों को फिर से पढ़ करके बतला देते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। स्थानांतरणशील अथवा उसी को बोलते हैं झूमिंग कृषि, यानी झूम की खेती। मलेशिया में और जावा में लदांग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न आएगा कि लदांग
जो झूमिंग कृषि है वो कहाँ जाना जाता है, तो याद रखिएगा मलेशिया और जावा। आगे देख लेते हैं श्रीलंका में क्या कहा जाता है, चित्रा, और मैक्सिको में क्या कहा जाता है, तो मिल्पा या कोनून, उसी को कोमिले कहा जाता है, याद रखिएगा कहाँ, मैक्सिको में। थाईलैंड में क्या कहा जाता है झूमिंग कृषि को, तो उसको तमराई कहा जाता है, याद रखिएगा। म्यांमार में झूम की कृषि को क्या कहा जाता है, तो तुंगिया कहा जाता है। कांगो में होगा तो मशोने आदि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 276वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे होगा तो चैनल बनाता है तो क्या होता है। प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहलाता है। होगा तक ऑप्शन बतला देते हैं। होगा तक गली कटाव, होगा था सित छर्रन, होगा था बनों की कटाई, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका देख लेते हैं कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी होगा था टीचर, बीपीएससी टीआरई 2 15/12/2023 पेपर 4 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा गली कटाव। क्या हो जाएगा, तो गली कटाव। हम लोग देख लेते हैं समरी क्या कह रहा है। जब बहता जल चिकनी मिट्टी को काटता है तो उसे गहरे चैनल को गिली कटाव यानी गली कटाव या अनामी होगा था अबनिलिका अपर्दन कहते हैं। भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त होती है, इसे खराब भूमि के रूप में जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि चंबल बेसिन में ही ऐसी भूमि को खड्डू कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आप लोगों को वीडियो जब यहाँ लोड करूँ तो समय आप लोगों को सूचना प्राप्त हो जाए। आज चलिए हम लोग 277वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। निच्छादन प्रक्रिया संबंधित है, निच्छादन प्रक्रिया संबंधित है। देख लेते हैं। भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 10/12/2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऊपरी सतहों के अवयवों अतः संस्राव को निचली सतह में आने की क्रिया को निच्छादन कहते हैं। फिर से मैं बतला देता हूँ। ऊपरी सतहों के अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों से आने की क्रिया को निच्छादन कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज यानी पदार्थ मिट्टी से निचले स्तर में चले जाते हैं, जो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इस तरह के क्षेत्रों को लेटराइट मृदा भी पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। 278वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। क्या है 278वां प्रश्न होगा था स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट होगा था स्थलाकृतियां बनाती हैं। क्या है देखिए कैसा प्रश्न बन करके आया था। एक तरफ से प्रश्न देखा जाए तो हार्ड भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था। आप लोग को इसी से अनुभव हो जाएगा कि ज्योग्राफी का कैसा प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में आया था। आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा तैयारी करना चाहिए। आप इस बुक को अच्छे से पूरा 1200 प्रश्न देख लीजिएगा। आपको टीआरई 4 जो अगस्त के अंत में जो आने वाली है जो परीक्षा होगी, आप लोगों को अच्छा से पूरी तैयारी हो जाएगा, यह मेरा वादा है। आप इस पूरा सेट को जरूर लगा लीजिएगा बीपीएससी टीआरई 4 आने से पहले। बस आप हमारे चैनल पे बने रहे, मैं आप लोगों को 1200 प्रश्न पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। 278वां प्रश्न स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियां बनाती हैं। पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, बर्फ द्वारा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 8/12/2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसका आंसर हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा, यानी आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे बोल रहा स्टैलेक्टाइट होगा था कंदराओं में चेनुयुक्त जल के होगा था टपकने से कंदार छत के सहारे चूने के जमाव उल्टे स्तंभ रूपी संरचना का निर्माण होता है, तो स्टैलेक्टाइट कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्टैलेग्माइट, यहाँ पे देखिए स्टैलेग्माइट यानी कंदारों की छत से होगा था फर्श पर होगा था टपकने वाले चूना मिश्रित जल से निर्मित होगा था स्तंभ रूपी को संरचना को होगा था स्टैलेग्माइट कहलाती है। जब कभी स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट आपस में मिलती है
तो उस संरचना को कंद्रा स्तंभ कहते हैं। यानी दोनों जब मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा कंद्रा स्तंभ कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं 279वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे टॉपिक चेंज हुआ है, यानी कहने का मतलब है इस बुक में टॉपिक वाइज बहुत अच्छा से दिया हुआ है। टॉपिक वाइज छाट करके इस बुक में दिया हुआ है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जितने भी प्रश्न पूछा गया था टॉपिक वाइज छाट दिया गया है। देखिए यहाँ पे जनसंख्या नगरीकरण से जितने भी प्रश्न आया था इस बुक में दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या है 279वां प्रश्न। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण हैं। यहाँ पे प्रश्न जो आया था यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक है। कौन सा, तो ऑप्शन बतला देते हैं, जन्म, मृत्यु एवं विवाह। आगे देख लेते हैं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। आगे देख लेते हैं क्या है, जन्म, मृत्यु, जीवन, प्रयत्न। और डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ई में हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर आप बतलाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। यानी जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन से हैं, तो याद रखिएगा जन्म, मृत्यु और एवं प्रवास। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका समरी क्या कह रहा है। कह रहा है कि जन्म, मृत्यु और प्रवास जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक है। याद रखिएगा जनसंख्या की मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे प्रश्न बन करके आता है, मैं आप लोगों को बतला देते हैं क्या है, तो मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जनसंख्याकी कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए 280वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। मैं आपसे छोटा सा एक प्यार मांग रहा हूं, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इसमें आप लोगों का 1 रुपया भी खर्च नहीं है, बस यूं ही आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देख लेते हैं कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। लिंगानुपात, साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 7/12/2023 पेपर 2 शिफ्ट 3 का पूछा हुआ प्रश्न है, यानी पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो फिर से मैं प्रश्न बतला देता हूं क्या आया था प्रश्न, यानी कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका समरी क्या कह रहा है। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात के जनसंख्या घनत्व कहते हैं। याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। चलिए प्रश्न बना करके बतला देते हैं क्या प्रश्न है, तो मैं फिर से बतला देता हूं। आपसे प्रश्न आ जाएगा कि जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, तो कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व होगा था कितने व्यक्त पर आधार किया जाता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो याद रखिएगा बिहार। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो बिहार। याद रखिएगा सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो केरल है। याद रखिएगा कौन है, तो केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो हरियाणा। याद रखिएगा हरियाणा। याद रखिएगा सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरला में, सबसे कम हरियाणा में। और सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन है, तो यूपी है। याद रखिएगा कौन है, तो यूपी। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है, तो आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आगे देख लेते हैं 281वां प्रश्न क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। क्या प्रश्न आया था, देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या आया था फिर से बतला देते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में, यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा ए, यानी सर्वाधिक नगरीकरण वाला होगा था राज्य कौन है, तो गोवा हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है इसका समरी, यानी गोवा राज्य का नगरीकरण सर्वाधिक है। याद रखिएगा, यानी सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य
कौन है, तो याद रखिएगा गोवा। कितना, तो 62.2% है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 282वां प्रश्न क्या कह रहा है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पे प्रश्न जो आया था, यहाँ पे क्या आया था कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जनसंख्या, वृद्धि दर, जन्म दर, सीमित संसाधन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं प्रश्न कहाँ आया था। बीपीएस स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। मैं फिर से आप प्रश्न बता देता हूँ। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो सीमित संसाधन के द्वारा। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। जनसंख्या क्या बोल रहा है कि जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है फिर धीरे धीरे रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र की वहन की क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के सीमित संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं 283वां प्रश्न क्या है। यहाँ से टॉपिक चेंज हो गया है। देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जितने भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो आया था इसमें दिया हुआ है। यह दानिश सर का बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीपीएससी में जो बोर्ड का परीक्षा पूछा हुआ प्रश्न होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बार बार देखने को मिलता है। जो बोर्ड के आया हुआ परीक्षा का जो प्रश्न होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। 283वां प्रश्न देख लेते हैं कौन सा प्रश्न आया था। कह रहा है कि ऑटोमोबाइल्स निकास यानी होगा था एक टॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। क्या है प्रश्न, फिर से बतला देते हैं। होगा था ऑटोमोबाइल्स होगा था निकास होगा था एग्जॉस्ट का सबसे बड़ा खतरनाक धातु प्रदूषक है। पारा, कैडमियम, सीसा, एक से अधिक, ई में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं ये कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी टीचर 2000 होगा था 23 में पूछा हुआ प्रश्न है पेपर 1 का। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 283वां प्रश्न है का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो सीसा हो जाएगा। हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। 283वां का कह रहा है सीसा जिसको बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं, लेड। सीसा, लेड जिसको ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसका शरीर पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसमें न्यूरोलॉजिकल, गैस्ट्रो इंडस्ट्रियल प्रभाव शामिल है। चलिए 284वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। परिस्थितिकी अशांति, तबाही, परिस्थितिकी क्षरण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी वो कहता है टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, परिस्थितिकी क्षरण हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण के प्रतिकूल परिवर्तन परिस्थितिकी क्षरण होगा था कहलाता है। परिस्थितिकी क्षरण से पर्यावरण विशेष रूप से वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक, जैविक अभिलक्षण, अवांछित परिवर्तन से मानववादी, वन जीवन, औद्योगिक प्रतिक्रिया, सांस्कृतिक विरासत, भवन स्मारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा। चलिए 285वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक सींग वाला गेंडा का गृह राज्य है। क्या प्रश्न आया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से देखिए कौन सा प्रश्न है। एक सींगा गौंड का गृह राज्य है। गुजरात, केरला, असम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो प्रश्न फिर से बतला देते हैं। एक सींग गैंडा का गृह होता है तो याद रखिएगा असम। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है समरी में। देख लेते हैं। एक सींग वाला गैंडा भारतीय गौंडा, एक सींग वाला गेंडा भारतीय गौंडा होगा था राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। याद रखिएगा। इसका प्रमुख गृह राज्य असम है। काजीरंगा उद्यान असम राज्य में एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं। इसे IUCN की लाल सूची में होगा था असुरक्षित
रूप से सूचीबद्ध किया गया है? प्रश्न बना करके बतला देते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो ज़्यादा बार पूछा जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ है? तो याद रखिएगा असम में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। उसका गृह घर कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में, याद रखिएगा, एक सिंग वाला गेंडा के लिए। भारतीय गेंडा प्रजातियां में प्रचलित माना जाता है एक सिंग वाला गेंडा राइनो प्रजातियों के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 286वां प्रश्न क्या कह रहा है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, गोवा में। हम लोग समरी देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। 2-3 प्रश्न बन करके यहाँ से निकल करके आ सकती है। याद रखिएगा, अभयारण्य से प्रश्न पूछा जाता है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। देखिए इधर है वन अभयारण्य और दूसरा तरफ है स्थान। आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है होगा। तो भगवान महावीर जब वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में, याद रखिएगा। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में, याद रखिएगा होगा। था आगे देख लेते हैं कूनो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। फिर से बतला देते हैं। देखिए यहाँ पे भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में। कूनो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 287वां प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उद्यानों में किसकी होगा था सुरक्षा प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय उद्यानों में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल जीव जंतु को, पूरे परिस्थितिकी तंत्र को, केवल वनस्पति को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं कौन सा प्रश्न आया था। राष्ट्रीय उद्यान में क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? केवल जंतु यानी केवल जीव जंतु को, पूरे परिस्थितिकी तंत्र को, केवल वनस्पति को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इस 287वां का आंसर बतलाइएगा। 287वां का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय उद्यानों में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो पूरा परिस्थितिकी तंत्र को। हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे देखिए यहाँ पे समरी, राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता को संरक्षित करने का उद्देश्य से होगा था नामित क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण संपूर्ण परिस्थितिकी तंत्र का फैला हुआ है जिसमें वनस्पतिक, जीव, अन्य परिस्थितिकी घटक शामिल है। राष्ट्रीय उद्यान होगा तो कानून द्वारा संरक्षित है। ऐसी गतिविधियों जो परिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे लॉगिंग, शिकार और खनन, आमतौर पर निषिद्ध है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपसे प्रश्न जो बन करके आ सकती है। राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण क्या बोल रहा है? तो राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता को संरक्षित करने का उद्देश्य से नामित है, याद रखिएगा। यानी राष्ट्रीय उद्यान किसको संरक्षित करेगा? तो प्राकृतिक पर्यावरण को और जैव विविधता को, यानी जैव विविधता को संरक्षित करेगा, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को तक फैला हुआ है जिसमें वनस्पति, जीव, अन्य पारिस्थितिकी घटक भी शामिल है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 288वां प्रश्न क्या कह रहा है? आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही तरीके से मेल नहीं खाता है? यानी कौन सा मिलान सही नहीं है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो प्रश्न आया था। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही तरीके से मेल नहीं खाता है? यहाँ पे देख लेते हैं। यानी क्या है? तो गिंडी तमिलनाडु, भगवान महावीर बिहार में। आगे देख लेते हैं। बाल पलकर्म मेघालय में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर बतलाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे देखिए बाकी सब सही है। यानी गिंडी कहाँ है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। आगे बाल पलकर्म मेघालय में है। आगे देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था नहीं है, मेल नहीं खाता है, तो भगवान महावीर बिहार में नहीं है। कहाँ है?
है तो गोवा में, याद रखिएगा कहाँ है तो गोवा में भगवान महावीर। आगे देख लेते हैं इसका समरी क्या कह रहा है। भगवान, यहाँ पे देखिएगा भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में बिहार में स्थित नहीं है, याद रखिएगा, बल्कि गोवा राज्य में स्थित है। सही सुमेलित राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में होगा था गुंडी और मेघालय में बलपरक्रम शामिल है, याद रखिएगा। 289वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। उड़ीसा के गुप्तेश्वर, यहाँ पे देखिए कौन सा प्रश्न आया था। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के पास स्थित प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया, किस जिले में स्थित है। इसका देख लेते हैं। होगा था कोरापुट, बारीपादा, सुंदरगढ़, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 2024 का जो कैंसिल हुआ था परीक्षा, यहाँ से पूछा गया था। देख लेते हैं इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा तो ए हो जाएगा, होगा था कोरापुट। चलिए देख लेते हैं इसका समरी क्या कह रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं गुप्तेश्वर वन, यहाँ पे बोल रहा है कि गुप्तेश्वर जो वन है जिसे उड़ीसा का चौथा जैव विविधता का विरासत स्थल घोषित किया गया, कोरापुट जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 290 प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ टॉपिक चेंज हुआ है, लोकेशन से, अवस्थिति से जितने भी प्रश्न आया था बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, इस बुक दानिशर के बुक का बहुत महत्वपूर्ण है जो दिया हुआ इस प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। चलिए देख लेते हैं बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। 290 प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है 3167, 3267, 3067, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12 2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न फिर से बता देते हैं कौन सा प्रश्न आया था। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167, 3267, 3067, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12 2023 पेपर 1 का पूछा प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है समरी। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 यानी 2022 का बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा। अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है, याद रखिएगा। यह दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का निवास है। भारत में बाघों को संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रित संरक्षण प्रदान करती है। चलिए प्रश्न बना करके बतला देते हैं, याद कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी जो बाघों के संरक्षण के लिए, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि टाइगर यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किसके लिए किया गया था, तो बाघों के संरक्षण के लिए। कब, तो 1973 में, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 2022 में जो बाघों का रिपोर्ट का जो गणना आया था, भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 3167। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दुनिया का 70% से अधिक जंगली बाघों का निवास करती है, याद रखिएगा। चलिए आज के लिए प्रश्न यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप हमारे पिछले वीडियो अगर नहीं देखें, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम लोग ज्योग्राफी का सेशन चला रहे हैं। कुछ दिन बाद 337 प्रश्न हम लोगों को ज्योग्राफी पूरा करना है। कुछ दिन बाद ज्योग्राफी भी खत्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, यानी 1200 प्रश्न हम लोगों को टच करना है। बीपीएससी टीआरई 4 यानी अगस्त तक हम लोग को पूरा कंप्लीट कर देना है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।